बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 3.5 एक्सरसाइज का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो इसकी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है 3.5 क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इन विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन कौन सा होता है और ऐसा सोल्यूशन जो यूनिक ना हो वो कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ वेरिएबल है x1, x2 और x3। अगर x1 की फ़िक्स वैल्यू 3 आ गई, x2 की वैल्यू कोई भी 5, x3 की वैल्यू 6, कोई फ़िक्स वैल्यू कोई भी, मैंने 3, 5, 6 लिखी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर वैल्यू फ़िक्स आ जाए तो वो सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। अगर x1 की वैल्यू इस तरह आ जाती है 3 + 3x3, x2 की वैल्यू आ जाती है 2 - 2x3, x1 का आंसर किस में आ गया x3 में, x2 का भी आंसर क्या आ गया x3 में। फिक्स वैल्यू नहीं है। x1 किस पे डिपेंड कर रहा है x3 पे, x2 किस पे डिपेंड कर रहा है x3 पे। यानी कोई से दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर जाएं तो उस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं होगा। यूनिक कब होगा? जब तीनों वेरिएबल, यहाँ 3 वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल का जो सोल्यूशन है वो फिक्स आ जाए। जिस तरह x1 की कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर आ जाए तो वो उस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। और अगर x1, x2 कोई से दो वेरिएबल का आंसर किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर जाए, यानी अगर x3 की वैल्यू 1 हो तो आंसर और आएंगे, x3 की वैल्यू 2 हो तो आंसर और आएंगे, यानी यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि किस पे डिपेंड करेगा x3 पे। अब इधर मैं आपको गाइड करता हूँ मज़ीद। अब देखें ज़रा, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, उसको a सबस्क्रिप्ट b से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू x1 का कोफिशिएंट है 1, x2 का कोफिशिएंट है 4, x3 का कोफिशिएंट है लैम्डा, इधर 2, x2 का 1, x3 का -2, 3, 2, -2 और इधर आपके पास राइट साइड पे b वाले 2, 11, 16। अब इसको मैंने आपको 3 यहाँ ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो यूनिक कब होगा, और यूनिक एक तो यूनिक का बताना है, और सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन कब होगा, और सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है वो कब होगा। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो ये इस पर रो ऑपरेशन लगाएं। आपको पता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या रिड्यूस एचलन। उसका तरीका क्या है? यहाँ 1 बनाएं, 1 के नीचे जो है उस कॉलम में बाकी एंट्रीज 0 बना लेते हैं। अगर इधर 2 है, इस 1 को किस मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, यानी बाई R2 - 2R1 और R3 - 3R1। इसको 0 एक ही कंडीशन में बना सकते हैं। इधर 2 है, अगर मैं 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 2, 2 - 2 0। इस इधर 3 है, दोनों अगर सेम हो जाएं, ये भी 3 हो जाए, यानी 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 3, फिर 3 - 3 0, उसके बाद माइनस कर लूँ तो ये 1, 4 लैम्डा 2। जो रो ऑपरेशन लगाया है वो रफ पे लिख लेते हैं, R2 - 2R1। इसमें कीमतें पुट करें। R2 में क्या है 2, -2, R1 में क्या है 1, तो 2 - 2 = 0। इधर क्या आ गया 0। फिर दोबारा R2 में क्या है 1, -2, R1 में कितना है 4। जो रो ऑपरेशन आपने लगाया ना फर्स्ट एंट्री, इस एंट्री को 0 बनाने के लिए वो पूरी रो पे अप्लाई करना है। रफ पे लिखें, R2 की जगह 1, -2, R1 की जगह 4, 1 - 8 = -7। फिर दोबारा से नेक्स्ट एंट्री R2 में क्या है -2 R1 में क्या है लैम्डा, तो -2 लैम्डा। फिर R2 में क्या है 11, -2 R1 में क्या है 2, 11 - 4 = 7। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट R3, नेक्स्ट रो ऑपरेशन दोबारा से हम लिखते हैं। R3
-3R1, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। R3 में तीसरी रो में 3 है, -3 पहली रो में है 1, तो ये 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। फिर R3 में क्या है आपके पास 2 - 3, R1 में क्या है 4, 2 - 12 इक्वल टू होता है -10। फिर R3 में आपके पास क्या है -2 - 3, R1 में क्या है लैम्डा, तो -2 - 3 लैम्डा। फिर R3 में आपके पास क्या है 16 - 3, R1 में क्या है 2, 16 - 6 क्या आएगा आपके पास 10। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 1 नीचे 0, ये 1 नीचे 0, अब इधर क्या होना चाहिए, इधर भी आपके पास 1 होना चाहिए, तो इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 कैसे बनाएंगे, -7 है, इसको अगर मैं -7 पे डिवाइड कर लूँ तो 1 बन जाएगा। इसका मतलब सेकंड रो को किस पे डिवाइड कर लें, 1/-7 ऑफ R2 को -7 पे डिवाइड कर लेते हैं। 1 4 लैम्डा 2 0 1, इसको -7 डिवाइड बाई -7 1, -2 लैम्डा डिवाइड बाई -7 किस पे डिवाइड करना है -7 पे, किस पे -7, तो ये माइनस कॉमन लेते हैं, 2 + 2 लैम्डा डिवाइड बाई -7, ये कट जाएगा, 2 + 2 लैम्डा डिवाइड बाई 7। फिर देखें 7 डिवाइड बाई -7 तो क्या आएगा -1 0 -10 -2 -3 लैम्डा और 10। तो एचलन फॉर्म बताइए, ये दोबारा देखते जाएं। एचलन फॉर्म क्या होता है 1 नीचे 0 1 नीचे 0, तो अब नीचे 0 कैसे बनाना है, इधर 10 है, तीसरी रो में 10 है, अगर दोनों को बराबर कर लूँ, दूसरी रो 1 है, 1 को मैं अगर 10, दूसरी रो की ये जो एंट्री है 1 है, अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 10 ये भी 10, ये माइनस का 10 वो प्लस का 10, दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा रो ऑपरेशन क्या बनेगा R3 बाई, इधर लिखना साथ बाई R3 + 10 R2, कि R3 में जो एंट्री है और R2 में जो एंट्री है बराबर करने के लिए ये 10 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें और फिर क्या कर लें ऐड कर लें। ज़रा रफ पहले लिखते हैं 1 4 लैम्डा 2 0 1 2 + 2 लैम्डा डिवाइड बाई 7 -1। अब रफ पे ऑपरेशन लिखें R3 + 10 R2, R3 की वैल्यू कितनी है, ये तो 0 हो गया ना, -10 + 10 R2 की वैल्यू है 1, -10 + 10 तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। फिर देखें R3 + 10 R2, R3 में क्या है -2 - 3 लैम्डा + 10, R2 में क्या है 2 + 2 लैम्डा डिवाइड बाई 7। रफ पे हल कर लें पूरा, आपका रो ऑपरेशन है R3 + 10 R2, R3 में क्या वैल्यूज़ है देख लें, -2 - 3 लैम्डा + 10, R2 में है 2 + 2 लैम्डा डिवाइड बाई 7, 7 एलसीएम लेते हैं, 7 2 = 14, 7 3 = 21 लैम्डा प्लस 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम, 10 2 = 20, 10 2 = 20 लैम्डा। अब देख लेते हैं -21 लैम्डा + 20 लैम्डा -1 लैम्डा, 20 - 14 कितना आएगा 20 - 14 6 डिवाइड बाई 7। फिर आ जाए नेक्स्ट R3 में क्या है 10 + 10, R2 में क्या है -1, तो ये आएगा 10 - 10 = 0, इधर आ गया 0। अब स्टार्ट में मैंने ये कहा था, अब ये एक्शन फॉर्म बन चुकी है 1 नीचे 0 1 नीचे 0, तो इधर आपके पास 1 हो या कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री हो, यानी ये वाली एंट्रीज़ है इसके अलावा 0 होनी चाहिए, तो वो एचलन फॉर्म होती है। अब यहाँ एक बात आपने बतानी है कि सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक कब होता है, यूनिक कब होता है जब आपके पास ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू x2 और x3 की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। अब यहाँ एक बात आपने नोट करनी है कि ये जो मैट्रिक्स होता है 1 4 लैम्डा, इसके अलावा 2 11 16 के अलावा ये वाला जो मैट्रिक्स है
ये आपके पास ए होता है। कौन सा मैट्रिक्स है? ए। जब इसमें ये एंट्रीज 2, 11, 16 शामिल कर लेते हैं तो वो ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। अब हम यहाँ 3 चीज़ें देखनी है कि नंबर ऑफ, ये टॉपिक समझाने लगा हूँ अभी, क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया, आगे करते हैं। नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू 3। अननोन कितने हैं जो आपने फाइंड करने हैं? x1, x2, x3। फिर देखना रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए का मतलब है इसके अलावा, इसके अलावा। अब हमें यहाँ लैम्डा की वैल्यू नहीं पता। लैम्डा की वैल्यू हो सकता है यहाँ पे 0 हो सकता है नॉन ज़ीरो, या ओवरऑल। अगर रैंक ऑफ ए 3 हो जाए और रैंक ऑफ ए बी, अब इनको भी शामिल कर लेते हैं, रैंक ऑफ ए बी वो भी 3 हो जाए, ये आपने लाजमी ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ अननोन और रैंक ऑफ ए बी तीनों इक्वल हो जाएं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल इधर आ जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें, इसको मैंने कहा था ए है, इसका रैंक कितना है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, तो रैंक ऑफ ए कितना है? 3। अब इसको भी शामिल कर लेते हैं, ये सारा। तो रैंक ऑफ ए भी, पहली रो नॉन जीरो, दूसरी रो नॉन जीरो, तीसरी रो नॉन जीरो। नॉन जीरो रो का मतलब होता है किसी रो में अगर एक एंट्री भी आपके पास नॉन ज़ीरो तो वो नॉन ज़ीरो रो कहलाएगी। अगर तमाम एंट्री ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो रो कहलाएगी। तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया? 3। अननोन कितने हैं? जाहिर बात है x1, x2, x3 3। तो इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 4। अब आ जाते हैं, ये केस 1 आपने नोट कर लेना है ऑब्जेक्टिव, कि यूनिक सोल्यूशन कब पॉसिबल है? जब आपके अननोन है वो, फिर ए का रैंक और ए बी का रैंक इक्वल आ जाए, तीनों इक्वल आ जाए तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अब आ जाते हैं, अगर इधर 0 हो जाए, इधर भी 0 हो जाए। अननोन तो वही 3 है। अननोन कितने हैं? 3 है। रैंक ऑफ ए, ये ए है, इनको छोड़ देना फिलहाल। तो ए का रैंक कितना है? पहली रो नॉन ज़ीरो, दूसरी रो नॉन ज़ीरो, लेकिन तीसरी रो के तमाम एलिमेंट 0। तो रैंक ऑफ ए बी कितना रह गया आपके पास? रैंक ऑफ ए 2। अब इसको भी शामिल करते हैं, 3 5 0, 3 5 0। अगर इसके अलावा देखे जाए तो रैंक, इसके अलावा रैंक ऑफ ए 3 है आपके पास, 1 और 1 2 है। रैंक ऑफ ए बी ये भी शामिल कर लेते हैं। तो पहली रो नॉन ज़ीरो, दूसरी रो नॉन ज़ीरो, तीसरी रो क्या है? 0। रैंक में हमने नॉन ज़ीरो रो काउंट करनी है, वो भी 2 है। अब देखें, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपस में क्या है? इक्वल है, लेकिन अननोन कितने हैं? 3 है। अननोन ज़्यादा हो, अगर अननोन ज़्यादा हो जाएं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपस में तो इक्वल आ जाए, लेकिन अननोन से कम आ जाए, तो सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करें, क्वेश्चन तो मैं अभी इधर से करा देता, अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब ए का रैंक, ए बी का रैंक और अननोन तीनों इक्वल हों। रैंक ऑफ ए से मुराद कि इसके अलावा, इनको छोड़ दें, ये जो राइट साइड ये जो कीमतें लिखी हैं ना, इसके अलावा जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए कहलाएगा। जब इनको शामिल कर लेंगे वो रैंक ऑफ ए बी कहलाएगा। और अननोन यहाँ से देख लें 1 2 3 हैं, तो इसका क्या मतलब है? रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू अननोन, तो यूनिक सॉल्यूशन। अब जब ए की बारी आई, इसको इसके अलावा जो है देखें तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है? 1 और 1 2। जब ए बी को शामिल करें फिर भी 2, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, लेकिन अननोन 3 हैं, उनसे क्या हो गया आपके पास? लेस हो गया कि रैंक आपका अननोन से लेस हो जाए। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल हो, लेकिन अननोन से लेस हो जाए, तो हम कहेंगे सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो यूनिक नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि रैंक लेस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, केस 2 भी हो गए, केस 3।
ये देखिए इधर मैं 3 करता हूँ, आप बताएं अननोन कितने हैं? अननोन तो वही 3 है, 3 जो इक्वेशन है। रैंक ऑफ ए बताएं, इसके अलावा 1 2, रैंक ऑफ ए कितने हैं? 2। अब रैंक ऑफ ए बी बताएं, ये पहली रो नॉन ज़ीरो, दूसरी रो नॉन ज़ीरो, तीसरी रो में 3 आ गया नॉन ज़ीरो, तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3। तो रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ ए बी 3 है। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल ना आए तो सिस्टम का नो सोल्यूशन। तो 3 केस आपने सीखे हैं। अब क्यों सोल्यूशन नहीं है देखें ना, ये देखें इधर इस इक्वेशन को हल करते हैं। 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 3, 0 0 0 0 इक्वल टू 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए का रैंक और ए बी का रैंक अगर आपस में इक्वल ना आए तो उस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 3 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, 3 कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं आपके। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू अननोन, यानी तीनों इक्वल हों तो सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन अननोन, तो फिर सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं होगा। और अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अननोन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये 3 आपके कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अब आ जाएं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया 1 4 लैम्डा और इधर 2 3 डॉट लगा लें, 2 1 -2 11 3 2 -2 16। अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो ए, अगर ये शामिल कर लें तो ए बी। अब हमने इसकी एचलन फॉर्म बनानी है। ये 1 नीचे 0, इधर अगर 2 है इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 -2 0, तो R2 - 2R1, इधर 1 है इधर 3 है, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, R3 - 3R1। ये इसको रफ पे हल कर लें। फिर इधर 1 बन जाए, नीचे 0, इधर भी 1 बनाना है। R2 को -7 पे डिवाइड कर लें, 1/-7 ऑफ R2। जब इधर 1 नीचे 0, ये 10 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का होगा वो प्लस का, दोनों को ऐड कर लें, R3 + 10 R2। अब यहाँ वो बातें अप्लाई करनी है, हमने इसको हल करना है कि सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन। उसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए, अभी जो मैंने पढ़ाया है, इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन अननोन। अननोन 3 है, ए का रैंक और ए बी का रैंक इससे 3 से कम होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए? अगर इधर मैं कहता हूँ 4 आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया 4, इधर 4 आ गया तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? नॉन ज़ीरो होगा तो रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ ए बी 3, अननोन भी 3, तो सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो यूनिक आ जाएगा। हमने एक स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें तो सॉल्व द सिस्टम फॉर विच द सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, जिसमें सिस्टम का सोल्यूशन यूनिक ना हो उसके लिए सॉल्व करना है। वो तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, अगर इधर 0 आ जाए, इधर क्या आ जाए 0, जब इधर 0 हो जाएगा 0 0 0, तो ए का रैंक कितना रह जाएगा? 1 और 1 2, ये पूरी रो 0। ए बी का रैंक भी कितना हो जाएगा? 2, और अननोन कितने हैं? 3। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन 3, ये भी 2, ये भी 2 और अननोन 3, तो फिर सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं होगा। तो लिखें द सिस्टम डज नॉट a unique solution only if -1 lambda plus 6/7 equal to 0, -1 lambda plus 6 equal to 7, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 लैम्डा इक्वल टू -6, लैम्डा इक्वल टू 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो यहाँ तक आपका सबसे पहले क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन। इसको 1 का नाम देते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। फिर कहते हैं आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर
द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू के लिए सिस्टम को सॉल्व भी करें। ये बात समझना ज़रूरी है कि उसने कहा सॉल्व द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द गिवन सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन यूनिक ना हो। यूनिक तब भी नहीं होता जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी आपस में इक्वल हो, लेकिन जो अननोन है उनसे रैंक कम हो। वो अगर इधर ज़ीरो हो जाएगा, तो जब इधर ज़ीरो हो जाए तो रैंक तो सही बात है, दो रो नॉन ज़ीरो होंगी, रैंक 2 होगा, ए का भी और ए बी का भी। अननोन कितने होंगे 3, तो वो अननोन से कम होगा। ए की कंडीशन में कि अगर इधर ज़ीरो हो जाए, द सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन ओनली इफ -1 लैम्डा प्लस 6/7 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। अब इस लैम्डा की वैल्यू के लिए सिस्टम को हल करना है, तो उसके लिए ये लैम्डा की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। 1 साल की हुआ है ना, अब उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं बाई 1। रो ऑपरेशन क्या बन जाएगा 1 4, लैम्डा की जगह मेरे बच्चों आ जाएगा 6 2 0 1। लैम्डा की जगह 6 लगाएं, 6 2 आर 12, 12 प्लस 2 14, 14 डिवाइड बाई 7 2, -1 0 0, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, क्योंकि माइनस लैम्डा की जगह 6 लगाएंगे, -6 प्लस 6 0/7 0, तो ये 0। तो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, x1 विच इम्प्लाइज लेट करके प्लस 4x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 2, 0x1 प्लस 1x2 प्लस 2x3 इक्वल टू -1। यहाँ तो आप सारे ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3, तो 3/3 x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, -1 -2 x3। तो ये x3 की वैल्यू होगी। ये यहाँ 2 में पुट करें तो x1 भी आ जाएगा। ये x2 की वैल्यू आई है बाई इक्वेशन 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। x1 प्लस 4 x2 की जगह -1 -2 x3 प्लस 6x3 इक्वल टू 2। ये जो x2 की वैल्यू है इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दें। x1 प्लस 4 x2 की जगह -1 -2 x3 प्लस 6x3 इक्वल टू 2। x1 4 1 आर 4, 4 2 आर 8 x3 प्लस 6x3 इक्वल टू 2। x1 -4 8x3 8 में से 6 निकालने -2 x3 इक्वल टू 2। x1 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2 x3, माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएंगी, तो x1 कितना आ गया 6 प्लस 2 x3, ये वैल्यू। अब देखें ये यूनिक तो नहीं आया ना, यूनिक का मतलब फिक्स वैल्यू। यहाँ x1 भी x3 पे डिपेंड कर रहा है, x2 भी x3 पे डिपेंड कर रहा है। लेट कर लेते हैं x3 का कोई नाम इक्वल टू t, तो x1 क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू 6 प्लस 2t, एक ये वैल्यू होगी। x2 इक्वल टू -1 -2t, जबकि x3 खुद क्या है t। अब ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है, किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। t की वैल्यू 1 हो आंसर और आएंगे, t की वैल्यू 2 हो आंसर और आएंगे, फिक्स वैल्यू नहीं आई है, तो सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो यूनिक नहीं है। अब 3 ऑब्जेक्टिव डियर स्टूडेंट आपने तैयार करने हैं। अगर a का रैंक, ए बी का रैंक और अननोन तीनों इक्वल हों, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या लिखेंगे, सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बट लेस देन अननोन, system does not possess a unique solution, and if rank of A not equal to rank of AB, there is no solution, there is no solution। तो चैप्टर नंबर 3 आपका ख़त्म हो गया है। इसको अच्छी तरह तैयार करें, इसके नोट्स बनाएं और इसके प्रॉपर नोट्स आपके बने होने चाहिए, और जब ताकि आपकी कॉलेज या जब आपकी स्टडी हो तो आगे से हम कंटिन्यू करें, और अगर इसको रिवाइज़ भी करना हो तो थोड़ा स्पीड से हम रिवाइज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।